हैं बाकी? मैम अभिषेक बोल रहे कनेक्ट नहीं हो रहा हैं? मैम अभिषेक बोल रहे हैं अभी कनेक्ट हाँ नहीं चलो हो पा रहा। हाँ चलो देखते हैं बेटा माइक। ओके सो हियर वी गो, bioorganic chemistry part 2. You can all see, isn't it? Yes, ma'am. चलो ठीक है। आप देखिए, हम एक बार लेट्स गो ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जहां हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, जिनसे हम केमिस्ट जो हैं वो इंस्पायर होते हैं। क्या है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स? इतने बड़े हैं और इतनी सक्षमता से अपना काम करते हैं, उनमें हम कोई कंट्रोल नहीं लगा रहे हैं, वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं खुद से ही। कोई हम कैटलिस्ट बाहर से नहीं डाल रहे, खुद से ही अपने हिसाब से वो एक ऑप्टिमम रेट पे चलते रहते हैं, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो, ना एक्सेलरेटेड ना रिटार्डेड। उनकी स्पीड भी मेंटेन्ड है, जिससे डे टू डे लाइफ एक्टिविटी वो हमारी जारी रहती है। अब सवाल ये है कि छोटा तो नहीं दिख रहा है, ठीक दिख रहा है ना अभी साइज? यस मैम। साइज छोटा, मैं स्क्रीन फुल स्क्रीन करूं या ठीक दिख रहा है? मैम दिख रहा बहुत ऐसे स्क्रीन है वो डेड होती है और दोनों हैं। हेलो मैम दिख रहा है। यस मैम, स्क्रीन मैम दिख रही है, दिख रहा है। है। यस अच्छा अच्छा अच्छा, फुल स्क्रीन नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ फिर। है ओके। सो इनके लार्ज साइज, ये जो है चैलेंज है सिंथेसिस के लिए। स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, प्रोटीन कैसे इसमें फोल्डिंग रहती है, इतने सारे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं इसमें, और ये सब के सब जो है बहुत ही अच्छी तरह एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा करके काम करते हैं। ऑल दीज फंक्शनल ग्रुप विद इन द लिविंग सिस्टम, जो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको एक उसमें बताया था। कई इसमें ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कोवैलेंट नहीं है, नॉन कोवैलेंट है, वीक इंटरैक्शंस। लेकिन नॉन कोवैलेंट में तो वीक होते हैं ना, तब भी ये वीक इंटरैक्शन होते हुए भी बहुत ही स्टेबल बाइंडिंग, स्ट्रॉन्ग नॉन कोवैलेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ये नहीं है कि कहीं भी कोई रिएक्शन हो जाए। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बहुत स्पेसिफिक विशेष किस्म से ही रिएक्ट करते हैं, इसलिए हर एक अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। रेगुलेटेड होते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है रेगुलेटेड, ये हम बाद में पढ़ेंगे। रेगुलेशन बहुत बड़ा है ये टॉपिक। स्विचेबल, जैसे हम देखिए लाइट ऑन ऑफ करते हैं ना, कमरे में लाइट खोली, लाइट जली, उजाला हुआ, फिर जाते समय हमने ऑफ करी, ये खुद भी अपने को ऐसे रेगुलेट करते हैं। मतलब जब खाना पचाने की जरूरत हो तभी वो मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं, बाकी समय नहीं रिएक्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। जब हम बोल रहे हैं तभी एक सर्टेन इंटरेक्शन होगा जिससे हमारी आवाज बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। जब हम सुप्तावस्था में होते हैं, सोते हैं, तो इनमें से सर्टेन जो है उनकी प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। जब हमें गर्मी लगती है या जब हमें ठंड लगती है या कोई चीज पे हमारा हाथ पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट लगता है, तो एक सर्टेन, फिर जैसे हम हाथ उठा लेते हैं उस गर्म, मान लीजिए गर्म जगह से, कहीं हमने गर्म सरफेस पे रखा, तो उसके बाद हमें महसूस नहीं होता। सो दे ऑल दीज आर रेगुलेटेड प्रोसेसेस, स्विचेबल प्रोसेसेस, अलाउ कंट्रोल ऑफ सेल एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन, दोनों चीजें होती हैं इसमें। कैटालिसिस बहुत बड़ा ग्रुप वर्क है। रेप्लिकेशन, और ये नहीं है, नहीं तो ये तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस तरह काम कर करके ना, ऐसा नहीं होता है, खत्म होते रहते हैं, रेप्लिकेट होके बनते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबल, लाइक आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, न्यूक्लिक एसिड हम देखते हैं, ऐसे ही बाकी भी रेप्लिकेट होते हैं, ऐसे ही बाकी भी यूज अप होके सिंथेसाइज, लगातार नए सिंथेसिस उसमें होते रहते हैं। नाउ व्हाट आर दीज प्रोसेसेस कंट्रोल्ड बाय? एज आई टोल्ड यू, ये सारी चल रही हैं इतनी बखूबी, कैसे चल रही हैं? ये सब कंट्रोल हो रही हैं एक बायोमोलिक्यूल, इनको जो स्लो कर रहा है, फास्ट कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है कि किस स्पीड से होनी चाहिए। और जब इनका तारतम्य बिगड़ जाता है तो हमारी बॉडी में प्रोसेसेस क्या है ये बायोमोलिक्यूल, लास्ट टाइम बताया था, जैसे एंजाइम्स। नाउ व्हाट आर एंजाइम्स? दे आर बायो कैटलिस्ट। सो बायो कैटालिसिस होता है इनका फंक्शन, बायो नाम क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। यूज ऑफ नेचुरल कैटलिस्ट, सो एंजाइम इज द यूज ऑफ
natural catalyst, a protein, a biomolecule to perform chemical transformations inside the living cell. They have the ability to catalyze reactions due to their primary, secondary, and tertiary quaternary structures. Folding, yes, मैंने इसीलिए कहा आपसे रिवाइज करते रहिएगा, मैंने खुद भेजे भी थे आपको जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वाले, और बाकी आपने देख ही लिए होंगे, क्योंकि जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं अब हमको इनकी नॉलेज होनी जरूरी होगी, अभी आप देखेंगे हम मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या होते हैं, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कुछ ऑक्सीडाइज होंगे, एनर्जी निकलेगी, कुछ रिड्यूस होंगे, कुछ रीअरेंज होंगे, कुछ आपस में कनेक्ट होंगे, और इस तरह हमको डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ब्यूटीफुल मॉडल as I told you last time, all living organisms, whether they are plants, insects, bacteria, or the higher evolved, that is us, humans, see, they are much above us. All these life processes, ये जितनी जिंदगी चलाने वाली, लाइफ चलाने वाली प्रोसेसेस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से हो रही हैं हमारे इंटरवेंशन के बिना, अपने आप से हो रही हैं, स्वतः हो रही हैं। और ये जो मैंने बताया है सारी, बायो कैटालिसिस हो रहा है, कैटलाइज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, बहुत सारे जिन जो हम परिचित हैं केमिकल केमिस्ट्री के टर्म से, वो सारी चीजें इसमें यूज हो रही हैं, उसी टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को चलाने में बहुत सुंदरता से। नाउ let us see a little background about it. थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या है एंजाइम्स। 1833 देखिए, फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ मॉल्ट एडेड इन इथेनॉल है। तो ये फर्स्ट जो है हमारी एंजाइम, ये आइसोलेट हुई थी। अब इसको कहते हैं अमाइलेज, इतनी पुराने तब से, यूटिलाइज टू हाइड्रोलाइज स्टार्च टू सॉल्युबल शुगर, ये उसमें यूज होती है, सॉल्युबल शुगर इससे बनती है। स्टार्च इतना कॉम्प्लेक्स, ऑटोमेटिकली ये हाइड्रोलिसिस हो जाता है, इतना बड़ा हमारा ये बायोमोलिक्यूल है, ये सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज हो जाता है। देन कोने ही कॉइन्ड द टर्म एंजाइम, 1878, बहुत पढ़ भी चुके होंगे आप, जैसे एंजाइम इन यीस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां से ये जो निकला, तो उससे उस नाम रखा इन्होंने, इन यीस्ट रख दिया नाम, क्योंकि शुरुआती दौर पे उसी पे इन्होंने ऑब्जर्व करा था। 1898 Duclaux proposed that all enzymes should have suffix ase. अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे, बाकी चीजें तो अभी नहीं पढ़ेंगे। तो now he proposed this name, okay? So कि हर एंजाइम में क्या लगता है आप देखेंगे, अभी हर एक में लगता है ये एज करके, एक जो लास्ट में सफिक्स लगता है, उन्होंने प्रपोज करा। Enzymes, molecular weight several thousand to several million. How do they function? They function by lowering the transition state energies and energetic intermediates. Transition state की एनर्जी को लो करते हैं ये, जो बीच का स्टेज, तभी उससे प्रोडक्ट बनता है, another biomolecule that is. The first enzyme which was identified was JAK-bean urease, crystallized in 1926 by James B. Sumner of Cornell University, for which Nobel Prize was received in the year 1946. आइडेंटिफिकेशन हुआ, वो तो आइसोलेट हुआ था, आइडेंटिफाई किस तरह से होती है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, और देखिए इन्होंने इसको ब्यूटीफुली क्रिस्टलाइज करा, आइसोलेट करा, और उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। यूरिएज क्या होता है, अब देख रहे हैं ना आप, क्या लगा है ये सफिक्स एज, तो आप देखेंगे पाएंगे कॉमन नेम्स में इसी तरह, ऐसे हमारे टर्मिनोलॉजी में लास्ट में जो सफिक्स लगा वो एज होगा, यूरिएज, जैसा नाम से ही जाहिर है। कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ यूरिया टू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, शायद आप पढ़ भी चुके होंगे, किसमें, बैक्टीरिया में होता है। इससे क्या होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया, एक साइकिल चलती है प्रकृति की, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नेसेसरी, इट इज, नाइट्रोजन इज अ डाइल्यूएंट, बिकॉज अदरवाइज देखिए एटमॉस्फेयर में कितना होता है, नहीं तो इतना ऑक्सीजन होता तो कितनी ऑक्सीडेशन हो जाता चीजों का, इतनी फास्ट सारी प्रोसेसेस होती, तो ये नाइट्रोजन रिलीज होना इस तरह से उसको बैलेंस करता है।
कैसे होता है ये बैलेंस? लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या मिलता है उसके लिए, कौन सा एंजाइम मिलता है, कौन सा ये बायोमोलिक्यूल है? ये बायोमोलिक्यूल जो है हमारा, ये है एंजाइम। कौन सी एंजाइम? यूरिएज। मतलब ये बहुत उससे बनी हुई है, बहुत सारे इसके साथ मल्टीपल जो है फंक्शनल ग्रुप्स, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, बहुत बड़े बायोमोलिक्यूल, जैसा शुरू में बताया, बहुत बड़े होते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर होता है। तो बने क्या होते, किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन देमसेल्व्स आर सो कॉम्प्लेक्स, और ये कई प्रोटीन्स की इंटरट्वाइनिंग भी होती है इसमें। Enzyme catalysis, the increase in the rate of a reaction by the biomolecule and enzyme occurs at localized site of enzyme. अब ये नहीं है कि ये कहीं भी हो जाए रिएक्शन। देखिए हम तो लैब में करते हैं ना, तो किस में करते हैं हम? लैब में हम कुछ ना कुछ उसके लिए लेते हैं अपना ग्लास एपरेटस, उसके अंदर ये प्रोसेसेस होती हैं। यहाँ ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? बॉडी के अंदर, ये सेल ऑर्गेनिज्म में जहां जहां प्रेजेंट हैं, जो जिसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनल है, अलग है, उसके अंदर जहां ये प्रेजेंट होते हैं उसमें भी ये नहीं है। देखिए कितने ये डिसिप्लिन्ड, कितने बैलेंस्ड, एक सर्टन साइट में होते हैं, उसको कहते हैं एक्टिव साइट। वहीं हो पाते हैं ये रिएक्शन, ये नहीं बेतरतीब ढंग से कहीं भी, उस एक्टिव साइट में होते हैं। समटाइम्स हेल्प बाय नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स, उससे इनकी मदद मिलती है, which can be metal ions, जो कि मेटल आयन होते हैं, अभी हम देखेंगे, या स्पेशलाइज खास किस्म के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कोफैक्टर भी कहते हैं, लाइक एटीपी, सबने नाम सुना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ एंजाइम्स रिक्वायर अ कोफैक्टर बट डू नॉट हैव वन बाउंड, उसको हम बोलेंगे एपोएंजाइम। एंजाइम कोफैक्टर की जरूरत है, साथ में मददगार की उसको जरूरत है। जैसे आप बिल्डिंग बन रही है तो उसमें एक नीचे से पकड़ाता है सामान, एक जनी ऊपर चढ़ा रहता है, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एंड स्लोली दैट कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस। सिमिलरली ओवर हियर इट रिक्वायर्स हेल्प, लेकिन ये उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, हेल्प ये थोड़ी दूरी पर है, उसको हम बोलेंगे एपोएंजाइम, वो मदद करती है। ये टर्म हेलो, होलो या हेलो, कहीं ऐसा भी लिखा है, कहीं होलो भी लिखा है, ये है एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। एपोएंजाइम जिसमें कुछ नहीं लगा है, कोफैक्टर, जब कोफैक्टर जुड़ जाता है उसके साथ मदद करने के लिए, तो इन दोनों को जोड़ करके क्या बन जाती है? होलो एंजाइम। दिस टर्म इज आल्सो अप्लाइड टू एंजाइम्स दैट कंटेन मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट्स। कैसी वाली? जैसे डीएनए पॉलीमरेजेस है। अब देखिए फिर से आप क्या लगा है? पॉलीमरेजेस, एज लगा है ना, इसका मतलब ये एंजाइम है। Here the holoenzyme is the complete complex containing all the subunits. अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है पूरा, है, तो ये टर्म वहां उसके लिए भी अप्लाई होती है। अब देखिए एंजाइम्स, यहाँ आई डोंट नो वेदर यू कैन सी और नॉट, आई टुक दीज टू इमेजेस। कोफैक्टर दिखा रखा है, जो हम बोल रहे हैं ना एंजाइम किसकी बनी होती है? एपोएंजाइम, और साथ में कोफैक्टर मदद करता है जो उसको, वो कोफैक्टर मेटल आयन भी हो सकता है, वो कोफैक्टर कोएंजाइम भी हो सकता है। मेटल आयन एवरीवन इज फेमिलियर विद, ये बहुत मदद करता है मेटल आयन जोड़ने में, ब्रिजिंग करने में, है, जिससे कि हमारा रिएक्शन आगे को हो। और एट द सेम टाइम, अभी हम पढ़ेंगे अलग से, ये बहुत सारे प्रोसेसेस, हाइड्रोलिसिस वगैरह में बाइंड करके न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करता है, कि एक्टिव उसको करता है, और उसको स्टेबलाइज करता है, रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। कोएंजाइम इट इज ऑर्गेनिक मोइटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जैसा एंजाइम होती है उस तरह नहीं होता है, नॉन प्रोटीन होता है। और हम देखेंगे कि कोएंजाइम्स कितने इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए हेल्प कर रहे हैं ना एंजाइम की फैसिलिटेशन में, उसको मदद कर रहे हैं उसको एंजाइम के रिएक्शन में, इसलिए इनकी जरूरत बहुत होती है, इनकी पूर्ति भी, शरीर में इनका बैलेंस, अभी हम देखेंगे कैसे बैलेंस। और यहाँ ये जो दिखा रखा है आपको, ये दिखा रखा है किस तरह, देखिए एपोएंजाइम है, एपोएंजाइम के साथ फिर आ गई हमारी कोफैक्टर या कोएंजाइम जो मदद करने आ रहा है, और इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ होलो एंजाइम की मदद करने आ रहा है, और उसके बाद आगे रिएक्शन को क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा, हेल्प करेगा, जिससे रिएक्शन आगे हो जाए। तो होलो एंजाइम बन गई, यानी कि इन दोनों से कोएंजाइम या मेटल जो भी होगा उसके साथ, मतलब कोफैक्टर जो है हमारा, कोफैक्टर दोनों आते हैं, मेटल भी और नॉन मेटल वाला वो पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट भी, कोएंजाइम, ये दोनों पार्ट होते हैं किसके? कोफैक्टर्स के। These are the factors, co-factors, सहयोग कर रहे हैं जो factors, वो factors हैं। Co-factors, inorganic metal ions,
लाइक जिंक इन कार्बोक्सी पेप्टिडेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका मैकेनिज्म, हम पढ़ेंगे कि किस तरह कार्बोक्सी पेप्टिडेज है। यस, डोंट टॉक, यू कैन सी माय स्लाइड, इजंट इट? मैम थोड़ा सा इसको फुल कीजिए, दिख नहीं रहा। अरे बड़ा करूं? मैं तो पहले से कह रही थी, आप लोगों ने कहा चलिए मैं इसको फुल कर देती हूँ। ये धीरज रावत बोल रहे हो? राजेश भट्ट या धीरज? अच्छा, नाउ कैन यू सी? मैम अभी तक अब ठीक हो रहा है? इससे पहले वाला भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चलो, थोड़ा थोड़ा अभी भी नहीं दिख रहा है बच्चों? अब मैम दिख रहा है। ये देखिए, इससे पहले मैंने कोफैक्टर्स बताए, फिर मैंने बताया एपोएंजाइम, कैसे एपोएंजाइम बिकम्स एक्टिव साइट, कैसे से एक्टिव हो जाती है एपोएंजाइम। एक्टिवेट होने के लिए कोफैक्टर मदद कर रहे हैं, कोफैक्टर, साथ के फैक्टर। ये कोफैक्टर, या जिसको हम देखिए कोएंजाइम, ये कोफैक्टर जो है कोएंजाइम भी हो सकते हैं, मेटल आयंस भी हो सकते हैं। हाँ, इसकी मदद से क्या होगा, अब हमारी एक्टिवेटेड एंजाइम बन गई। एक्टिवेटेड बन गई, ये दिख रही है नीचे से बड़ी सी है, और एक्टिवेटेड बन गई, तब सबस्ट्रेट उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। नाउ यू कैन ऑल सी, कैन यू सी इट? Yes, ma'am. दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, नेक्स्ट स्लाइड चल रही है। हाँ ठीक है, जहां नहीं दिखेगा वहां बोलना, बाकी नहीं बोलना। कहीं दिखनी बंद हो गई, नेटवर्क इश्यूज है, हालांकि मैंने मोबाइल भी रख रखा, देखती हूँ फिर कैसे करके होगा। अभी तक तो चल ही रहा है, टचवुड सो फार। कल मैंने कंप्लेंट करी थी इसकी। तो कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक मेटल आयंस लाइक द जिंक इन कार्ब। अब देखिए कार्बोक्सीपेप्टिडेज दिख रहा है ना आपको, कार्बोक्सीपेप्टिडेज लिखा हुआ। कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है, ये एज लगा हुआ है, एज आप देख रहे हैं। एज जो है इंडिकेट्स दैट इट इज एन एंजाइम। किस तरह की एंजाइम है ये? हमारे बॉडी के अंदर क्या करती है, कहना चाहिए हमारी इंटेस्टाइन्स में, स्टमक, इंटेस्टाइन, यहाँ ये जो खाना हमारा डाइजेस्ट होता है उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पर मदद कौन कर रहा है? आपको देख के हैरानी होगी, तो की मदद करने वाला जो यहाँ है मददगार, वो क्या है इसके साथ? जो कोफैक्टर जिंक लगा रखा है, देखिए। तो ये जिंक जो है कैसे मदद कर रहा है, और आपको ये लगी हुई, इसीलिए मैंने कहा था प्लीज कि आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। आपको अमीनो एसिड्स का मैंने क्लासिफिकेशन वाला भी वो भेजा था, और उससे पहले यू शुड बी फेमिलियर, ये जो यहाँ लगे हुए हैं सारे अमीनो एसिड्स, चाहे वो टायरोसिन हो, आर्जिनिन हो, या सीरीन हो, और बीच में जो आप देख रहे हैं, और आर्जिनिन नीचे भी लगा हुआ, और जिंक जो है वो 3 नीचे ग्लूटाथायोन, हिस्टोन वगैरह से ये अपनी जगह होल्ड कर रखा, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं बॉन्ड से। और H2O का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। H2O का मतलब H2O न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो रहा है, और ये धीरे धीरे हाइड्रोलिसिस करेगा किसका? इस पॉलीपेप्टाइड का। पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन, जो हम खाना खाते हैं क्या होता है? प्रोटीन। ये हमारी पूरी डिटेल में है, आपको इसके बाद में बताऊंगी नेक्स्ट उसमें। तो सिर्फ मैं आपको ये बताने के लिए कि किस तरह यहाँ हमारा फैसिलिटेट कर रहा है जिंक in the movement or in the action of this enzyme which is known as carboxypeptidase. तो ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज जब तक जिंक नहीं होगा वहां पे, तो इसका कोई मतलब वहां पे रोल नहीं होगा, ये किसी तरह वहां एक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा ये एक्ट? इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके बिना जो है, जिंक के बिना यहाँ पे ये प्रोटीन जो है हाइड्रोलाइज नहीं होगी। क्योंकि प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस के लिए क्या चाहिए? देखिए, हाइड्रोलिसिस पानी से हो रहा है, लेकिन देखिए पानी ऐसे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता है, इसके अंदर रिएक्ट नहीं करेगा हमारे सिस्टम के अंदर। तो इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH क्या बन जाएगा इसमें से? OH कैसे बनेगा अभी हम देखेंगे आगे, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए H2O यहाँ दिखा रखा है, ये H2O से ना H पॉजिटिव खींच के इधर चले जाता है, यहाँ पे सेरीन लगा हुआ है, हम बाद में देखेंगे, इसके साथ चला जाता है। और ये यहाँ फिर रह जाता है खाली O और H पॉजिटिव यहाँ नीचे। मैंने जैसे आपको बताया कि ये अमीनो एसिड है, वो एसिड बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, तो वो बेस की तरह जब रिएक्ट करेगा तो वो अमीनो एसिड इधर जो साइड में लगा हुआ है वो अपनी तरफ H पॉजिटिव खींच लेगा, एज अ रिजल्ट OH नेगेटिव। और ये OH नेगेटिव किस चीज से बैलेंस होगा? Zn पॉजिटिव। Zn पॉजिटिव ये OH, तो इसने मदद करी, Zn ने अपनी तरफ को OH को खींचा, एज अ रिजल्ट H पॉजिटिव दे दिया। और यही OH है जो अब प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करेगा, कार्बन के साथ लग के टेट्राहेड्रल फॉर्म में आ जाएगा, हमें मिल जाएगा COOH, यानी कि जो हमारा दिखा। और ये किसमें होगा? देखिए स्पेसिफिक होता है, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड दिखा रखा है यहाँ, ये इतनी बड़ी रिंग C6H5CH2 CH NH2 CO CH2, ये पूरा यहाँ पे जो है। अब देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ से जब इस तरह लगेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा,
इस तरह बॉन्ड या हाइड्रोलिसिस इसमें हो जाएगा। कहने का मतलब है कोफैक्टर मेटल आयन जो है, जिंक कार्बोक्सीपेप्टिडेज, वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर। तभी आप देखते भी होंगे जिंक का वैसे यूज है ना, जिंक तो कई बार बच्चों को टैबलेट, और कई लोगों को जिनकी इम्यूनिटी बूस्टर भी कहते हैं इसको, इम्यूनिटी के लिए भी दिया जाता है जिंक टैबलेट्स वगैरह, जो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। तो जिंक इज वेरी एसेंशियल। और आप जहां देख रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस इन दिस कार्बोक्सीपेप्टिडेज विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन ग्रेट डिटेल आफ्टर दिस। यहाँ सिर्फ मैं इस लिहाज से बता रही हूँ कि जिंक का ही होना जरूरी है, तभी वो H2O में से OH नेगेटिव जनरेट करेगा। या OH नेगेटिव जो है, आप लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोलिसिस जैसे, तो ये भी अमाइड, प्रोटीन में क्या होते हैं, अमाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो जैसे एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है, ऐसे इसका भी हाइड्रोलिसिस होता है। अब ब्यूटीफुली इनसाइड द बॉडी, नो हीट, नथिंग, नॉर्मल टेम्परेचर, वहां ये रिएक्शन सारे हो रहे हैं। नाउ कोफैक्टर दूसरे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स coenzymes transport chemical groups from one enzyme to another, and these are loosely bound by ionic bonds or other non-covalent bonds. Remember, non-covalent कौन से, हमारे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम कह रहे हैं कोएंजाइम। अब इसमें से जो टाइटली बाउंड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से होते हैं, उन्हीं का नाम बदल जाता है, उनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहते हैं। फिर प्रोस्थेटिक, अभी हम देखेंगे इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। और क्योंकि ये लूजली बाउंड होते हैं, दे कैन बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम एंजाइम। ये कौन से होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिमेंबर, जब मैं कोफैक्टर की बात कर रही हूं तो दो किस्म के, मेटल आयंस जैसे जिंक दिखाया पहले कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोएंजाइम्स भी हो सकते हैं या प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं। कैसे, जो अगर कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं हो, लूजली लगे हुए हों, उनको तो हम कहेंगे ये कोएंजाइम्स, जैसे कि NADH, NADPH, ATP, सबने नाम सुन रखा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, न्यूक्लियोटाइड, ये एडेनोसिन, NADH, NADPH, अभी मैं दिखा रखा है इसका बाद में। सम कोएंजाइम्स जैसे कुछ एक हैं, क्यों देखिए तब भी कहा जाता है कि विटामिन वगैरह आपके शरीर में कम है तो कई चीजें जो है गड़बड़ा जाती हैं, कई बीमारियां होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे कोएंजाइम किसको मदद कर रहे हैं, कोएंजाइम मदद कर रहे हैं एंजाइम को। एंजाइम का एक्शन ही अधूरा रह जाएगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाएगा, तो कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी। पर इनमें से कुछ एक ऐसे कोएंजाइम्स हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, एंड दैट इज they are derived from vitamins। कौन से हैं? FMN, FAD, TPP, ये सारे डिराइव्ड हैं विटामिन से। और ये विटामिन हमें कहाँ मिलते हैं? डाइट से। जहां कमी होती है तो फिर वहां कहा जाता है विटामिन सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि अंदाजा आ जाता है कुछ ना कुछ शरीर में किसी किस्म से मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी से कोई ना कोई रोग हो रहा है या वीकनेस हो रही है, एनर्जी लेवल्स कम है। तो ये इसीलिए, क्योंकि विटामिन से ये हमारे कोएंजाइम सिंथेसाइज हो रहे हैं। फ्लेविन है, चाहे ये फ्लेविन है, फ्लेविन न्यूक्लियस आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा जब कंपाउंड्स पढ़े होंगे, इसलिए मैंने हेट्रोसाइक्लिक का भी एक पहले भेजा था। ये सारे आपको न्यूक्लियाई जो होते हैं कैसे होते हैं ये पता होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे इसमें सब में विटामिन, वाइटल अमीन्स ना, नेचुरली इसमें नाइट्रोजन होगा तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे थायमीन, पायरोफॉस्फेट, ये सब अनेकों हैं। मैंने तो नाम एक दो लिखे दिखाने के लिए कि कोएंजाइम्स जो हैं वो विटामिन या डाइट से हमारी होती है, फिर बनती है। फिर ये कोएंजाइम जो है एंजाइम को मदद करती है, एंजाइम जो है सुचारू रूप से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स को चलाती हैं ना। कोएंजाइम क्यों, ये मैंने दिया है, हालांकि शायद आपके कोर्स में तो नहीं है, ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि कई लोगों को, इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द प्रोफेसर्स आउटसाइड ऑफ आवर स्टेट, ये मध्य प्रदेश में बात कर रही थी मैं, इंदौर वगैरह में, तो वहां वो कह रही थी हम तो ये खा रहे हैं Q10, क्योंकि देखिए एक उम्र बाद ये वाली जो होती है ना कोएंजाइम, ये कम होने लगती है शरीर में। और ये क्यों? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब शरीर से टॉक्सिन्स को दूर करती है। तो वहां दी जा रही है कुछ एजेड लोगों को, एज अ सप्लीमेंट दिया जा रहा है, नॉट अ क्योर फॉर कोरोना और समथिंग जी, खासकर जो लोग हार्ट एलिमेंट्स वाले हैं, किडनी एलिमेंट्स वाले हैं, उनके लिए, या जिन लोगों को आर्थराइटिस, क्योंकि ये भी उसका साइड वो है, बैलेंस जो शरीर के अंदर गड़बड़ हो रहा होता है मैकेनिज्म, तो आर्थराइटिस होती है उससे, है रूमेटिक आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो ये टॉक्सिन्स को, गठिया में आपको मालूम ही है ना किस तरह, जब
गांठें बन जाती हैं, वो इसी किस्म इसीलिए बनती हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। कई लोगों को कहा जाता है इसमें एट टाइम्स ऑल्सो कि आप लोग प्रोटीन कम खाएं क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन सही ढंग से हो नहीं पाता है। तो कहा भी जाता है कि ये बंद कर दीजिए, प्रोटीन टोटल बंद कर दीजिए, आपका यूरिक एसिड जो है वो बहुत बढ़ गया है, तो बहुत पेन और इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो मतलब सारी गड़बड़ी शरीर में। तो ये क्या है, देखिए ये कोएंजाइम क्यू, यूबिक्विनोन, नाम ही ऐसे पड़ा है यूबिक्विनोन, ubiquitous. I found it very interesting, that's why I kept it in this slide. In animals and most bacteria ये प्रेजेंट होती है। द नेम यूबिक्विटस होती है सब जगह, एनिमल्स में भी और ज्यादातर बैक्टीरिया में भी। देखिए इन ह्यूमंस, जिसको तभी तो कहते हैं ना गुड बैक्टीरिया, वो गुड बैक्टीरिया ही होते हैं, बहुत ऐसा नहीं है। तो बैक्टीरिया गुड जो हमारे अंदर भी होते हैं, बैक्टीरिया डाइजेशन, फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसको कहते हैं हेल्दी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक, अब तो बिकने लग गए हैं प्रोबायोटिक, तभी कहा जाता है दही खाओ क्योंकि उसमें गुड वाले होते हैं, लैक्टिक एसिड, बैसिलस। इन ह्यूमंस द मोस्ट कॉमन फॉर्म कोएंजाइम Q10, कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देख रहे हैं, आप लोग सब केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, अच्छी तरह जान गए होंगे। जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात होती है, हम बात कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की, बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, बात कर रहे हैं एनर्जी रिलीज की। Obviously, these will act as therefore antioxidant, participates in aerobic cellular respiration, generates energy in the form of ATP. कितना important. See, 95% of the human body's energy is generated. I don't know why this was not kept in our syllabus. I don't think so. It's in our syllabus, but this is very essential. See, you are chemistry students. You ought to know things which are general, which are beneficial for the society. क्योंकि chemistry वाले हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह mechanism सारे हमारी body में act करते हैं, and you'll feel nice about it, gaining a little more. तो और of course इसका बहुत important part है within the system. ऑर्गन्स विद द हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कौन से होते हैं, देखिए हार्ट है ना, लिवर है ना, किडनी है ना। आप देखते होंगे जिनको ये बीमारियां होती हैं, चाहे फैटी लिवर डिजीज, वो तो बहुतों में कॉमन है, जहां देखिए चलना फिरना कम हो जाता है और इनटेक फैटी फूड्स का ज्यादा हो जाता है, और इस किस्म से जो हमारे को मिलते हैं रेडीमेड जो खाने होते हैं वो हो जाता है रादर देन फ्रेश फूड। पहले सब जमाने में नहीं होता था। तो फैटी लिवर डिजीज क्योंकि उसका अच्छी तरह मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है, डाइजेशन के लिए तो ऑटोमेटिकली एनर्जी लेवल कम हो जाता है। हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, क्या हो जाता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। क्यों? इनमें सबसे ज्यादा पाया गया ये किसका, CoQ10 का कॉन्सेंट्रेशन पाया गया, दिस कोएंजाइम व्हिच हेल्प्स इन एनर्जी रिलीज। अब क्योंकि इनमें प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली CoQ10 का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी क्योंकि ये कोएंजाइम है वो बिगड़ जाएगी, और हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल, आप देखते होंगे जिनको डायबिटीज है दे ऑलवेज फील, या जिनको हार्ट या लिवर प्रॉब्लम है अक्सर जॉन्डिस में कितनी थकान महसूस होती है, हार्ट एलिमेंट्स जिनको होते हैं कैसे पहाड़ नहीं चढ़ पाते। सो सी ऑल दीज थिंग्स आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड वन टू द अदर, इट इज अ चेन ऑफ थिंग्स। एंटीऑक्सीडेंट गिवन एज सप्लीमेंट ऑल्सो, ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ दे रखा है। और आप देख रहे हैं क्विनोन न्यूक्लियस जो है कैसा है, देखिए क्विनोन सब पढ़ चुके हैं ना, टेस्ट भी कर चुके हैं इनफैक्ट आप लोग, हाइड्रोक्विनोन वगैरह, क्विनोन वगैरह ऐसे कंपाउंड्स, वही न्यूक्लियस इसमें है। तो क्विनोन दिस वन, इसमें भी क्विनोन न्यूक्लियस में कोएंजाइम Q10 वाली जो है वो ये है जो बहुत आम पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। निकोटिनामाइड, अभी मैं देखिए बायोमोलिक्यूल्स ही बता रही हूँ। अब ये वाले बायोमोलिक्यूल्स पहले इसीलिए मैंने प्रीवियस में जो ले लिए थे वो कौन से थे, वो वाले थे जो आप लोग थोड़ा बैकग्राउंड जिनका जानते हैं, प्यूरिन्स, pyrimidines, amino acids, that was and heterocyclic compounds. That was the reason why I gave you certain of my tutorials, because you have studied them earlier, but you need to revise them to become familiar. But these are the ones I'm taking up specifically because these are in your course, and besides that इनके बिना आपको आगे समझ, क्योंकि जब आपको बैकग्राउंड ये होगा ना तो आपको एंजाइम केमिस्ट्री ज्यादा समझ में भी आएगी, और आपको पता भी लगेगा कि देखिए बॉडी के अंदर ये कितने हमारे महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल्स हैं, इतने बड़े बड़े, और किस तरह सक्षमता से अपना सारा काम कर रहे हैं। और वी एज केमिस्ट हम थोड़ा सा अगर कुछ सिंथेसाइज करें, वी फील सो हैप्पी अबाउट इट। सो सी दीज थिंग्स आर occurring naturally, so that is why biomodeling जो लास्ट टाइम आपको बताया था, बायोमिमिकिंग, कि उसी से इंसान सीखता है, ये सारी प्रोसेस समझा तभी उससे सीखा भी। नाउ यहीं थे हम, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP पॉजिटिव, हाँ यहाँ लिखा, यूज्ड इन एनाबोलिक क्या होते हैं, देखिए एनाबोलिक रिएक्शंस, कैटाबोलिक रिएक्शन, एक सिंथेसिस वाले, दूसरे जो है उसको तोड़ने वाले। तो कैल्विन साइकिल
I'm sure you must have all studied Calvin cycle and lipid and nucleic acid synthesis जो होती है, जो हम बात कर रहे हैं ना, हमारी बॉडी में कितना फैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी रिलीजिंग द राइट अमाउंट. हाँ, न्यूक्लिक एसिड जो तो सारा कंट्रोल कर रहे हैं, इसी में तो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि यू नो लाइक वन इज कंट्रोल्ड बाय द अथॉरिटी अबव, कि आप ये करिए, जैसे क्लास में टीचर आप ये तो इसी तरह ये अथॉरिटी है न्यूक्लिक एसिड. ये बता रहा है किस तरह, गाइड कर रहा है किस तरह सारी एंजाइम्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको कहाँ कहाँ किस तरह से एक्ट करना चाहिए, इनका आपस में जो है तालमेल बैठाता है. ये यूज क्या हो रहा है आप देखिए सब में, NADP. नाउ अब H लग गया, NADPH एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हटाना है अभी मुझे इसमें से, यूज बाय ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल्यूलर लाइफ. ओके, क्या हो गया ये रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन अलग तो नहीं चलता है ना विदाउट रिडक्शन, साइड बाय साइड है ये प्रोसेसेस. वन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर, ऑक्सीडेशन होगा एक मॉलिक्यूल का तो दूसरे का ऑटोमेटिकली रिडक्शन होगा, वन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर. जैसे दुकान है ना, चीज तभी तो मिलती है, आप पैसा देते हैं वो सामान देता है, आदान प्रदान, तो इसी तरह ये इस तरह. NADPH रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADP positive. NADP positive differs from NAD plus P, आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं यहाँ, by the presence of an additional phosphate group on the 2' position of the ribose ring that carries. अब ये adenine देखिए, हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, मैंने आपको पूरा न्यूक्लियोटाइड सब लास्ट टाइम बताया है इसका, और आप पढ़ भी चुके होंगे पहले कि किस तरह शुगर, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, DNA, RNA, किस तरह जब इनसे लग जाए बेसिस, प्यूरीन्स या पिरिमिडीन, बन गए न्यूक्लियोसाइड्स. न्यूक्लियोसाइड्स इनसे लग जाए फिर फर्दर फॉस्फेट ग्रुप्स, तो हमारे बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. यहाँ मैं बात जो कर रही हूँ ये वही है हमारे न्यूक्लियोटाइड, दैट इज द निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. अब आप समझ ही गए होंगे जो इसमें लगा हुआ है वो क्या है, डाइन्यूक्लियोटाइड ये है. एड्रेनोडॉक्सिन रिडक्टेज या एंजाइम, एज लगा है ना कोई, तो एंजाइम ऐसे ही बताने के लिए कि NADP है यहाँ जो कोएंजाइम है, यहाँ ये यूज हो रही है. अभी देखिए स्ट्रक्चर बना रखा है जो आप लास्ट टाइम आप लोग देख चुके हैं. देखिए कि ये किस तरह हमारा जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोटाइड ये हमने बना रखा है, ये स्ट्रक्चर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है. तो ये नीचे ये है और ये हमारा एडेनिन का साथ में न्यूक्लियस लगा हुआ है. नाउ cofactor, prosthetic group, metal ion और small organic groups tightly bound. मैंने पहले ये जो बताया ये क्या था, ये लूजली बाउंड बताया आपको, वो अलग हो सकते हैं इजिली, लेकिन जो टाइटली बाउंड हो सकते हैं वो नहीं अलग हो सकते हैं, उनका थोड़ा सा नाम फर्क है क्योंकि कोवैलेंट बॉन्डिंग से बंधे हैं ना, सो दे कैन नॉट बी इजिली रिमूव फ्रॉम द एंजाइम. तो इनका जो नाम है इसीलिए क्या पड़ गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ये मेटल आयन भी हो सकते हैं या छोटे ऑर्गेनिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं, बड़े नहीं होते हैं, छोटे ऑर्गेनिक ग्रुप्स होते हैं. एंड कैन नॉट बी इजिली रिमूव फ्रॉम एंजाइम. बायोटिन शायद पढ़ चुके होंगे आप, उसमें वाटर सॉल्युबल, नाम किसका देखिए, विटामिन बी, ये स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ. रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर इन सेवरल कार्बोक्सिलेज, फिर से एज पता लग गया होगा ये क्या है, एंजाइम है. कार्बोक्सिलेज क्योंकि ये क्या निकालने में मदद कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑटोमेटिकली एनर्जी निकलेगी. फिर एसिटाइल कोएंजाइम है, कार्बोक्सिलेज अल्फा. पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, एज लगाइए, सारे एंजाइम के नाम है. इन सारी एंजाइम में मदद कौन कर रहा है, कोएंजाइम. कौन से कोएंजाइम में क्या है ये, कोफैक्टर. कोफैक्टर में भी ये कोएंजाइम नहीं है, ये क्या हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप. कई जगह देखिए वैसे इसमें वो भी है, नैमली आप देखेंगे कि इसको भी एज कोएंजाइम. सो दैट इज कोई बहुत इतना फर्क क्यों नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग की वजह से इनका अलग अलग ये नाम है ना, जहां ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है और छोटे होते हैं तो वहां हमने कह दिया प्रोस्थेटिक ग्रुप, अदरवाइज कोएंजाइम्स वेयर दे आर लार्ज एंड लूजली बाउंड बाय अदर, नॉट कोवेलेंटली बाउंड. कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी. तो ये बायोटिन इन सारे एंजाइम्स की मददगार. बायोटिन इंपॉर्टेंट इन फैटी एसिड सिंथेसिस, कितना इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड सिंथेसिस विद इन द बॉडी विच इज गोइंग ऑन. ब्रांच चेन अमीनो एसिड, कितना इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड, बॉडी के स्ट्रक्चर में सब जगह इसका अहम रोल है, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स enzymes themselves are proteins are made up of amino acids. Catabolism, gluconeogenesis, ये टर्म आपने जब पढ़ा होगा पहले साइकिल्स में, उसमें देखा होगा ये टर्म ग्लूकोनियोजेनेसिस. बायोटिन का इन सब में बहुत महत्व है. कहाँ मिल रहा है ये बायोटिन, एग्स एंड लेग्यूम्स में,
ये खाने को कहा जाता है लेग्यूम्स, मतलब लेग्यूम्स इज लाइक लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़े भी होंगे। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स किस किस्म के हुए, जैसे बीन्स हो गए, तभी तो स्प्राउट करके कहते हैं, खाओ स्प्राउट करके वो जिंदा हो जाते हैं, मतलब जिंदा मतलब स्प्राउटिंग। जब आपने उनको भिगाया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है एक्शन होने लगता है एंजाइम्स का, और धीरे धीरे उससे एक पौधा सा बनने लगता है, यानी कि अंकुरित होने लगते हैं वो। अंकुरित तो इसका मतलब उसमें सिंथेसिस होने लगता है, डिफरेंट टाइप्स की जो एंजाइम्स हैं वो उसमें एक्ट करेंगी और उसकी क्वालिटी को और बढ़ा देंगी। प्रोबायोटिक जैसे होते हैं उसी तरह ये अंकुरित जो खाना, रिच, दे आर सेइंग दे आर रिच इन विटामिन, ऑटोमेटिकली अंकुरित होने लग गए और भी ज्यादा। ये सारे होते हैं हमारी जितनी दालें, जैसे राजमा हो गई, लोबिया हो गई, इस तरह की बीन्स हो गई, ये सारे लेग्यूम्स में आते हैं। तो लेग्यूम्स। नाउ को फैक्टर, को एंजाइम, इससे पहले हमने ये देख लिया था, हाँ ये देख लिया था बायोटिन, यस। नाउ आई होप आई एम नॉट मिसिंग ऑन एनीथिंग, बायोटिन ही था इससे पहले, यस। नाउ फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD, FAD synthesized from riboflavin and 2 molecules of ATP. This is how it is synthesized. किससे? राइबोफ्लेविन, नाम सुना है आप लोगों ने, राइबोफ्लेविन, फिर से विटामिन पे आ गए हम वापस हैं, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, उससे बन रहा है। देखिए ये क्या है हमारा कोएंजाइम। सोर्स क्या है? एग्स, ऑर्गन मीट्स फॉर दोज ऑफ यू who are having non-vegetarian food, lean meats and low-fat milk. Low-fat milk is an important source. Besides this, the vegetarian source is green vegetables, कहा जाता है ना, हरी सब्जी खाइए। क्या आजकल यही सब तो चीजें कह रहे हैं। तो देखिए, you are lucky, I think fortunate, we are fortunate कि हम लोग ऑटोमेटिकली इन चीजों को पढ़ रहे हैं भी, मतलब we are aware of them, और अब पढ़ भी रहे हैं because we are students of chemistry. I consider myself also to be learning each day. MSc, not that, because we are learning, every time we take up this topic, I took up only last year, and we keep learning from it so many things, and at times because of your response, कई आप questions पूछते हैं, उस चक्कर में हम कई चीजें देखते हैं, तो one is always learning, life is a big learning process, and the more, the better. You are activated, you keep activated. Like I learned these things from you to become online. I learned it from all of you, my students, as to how to carry on and become connected with my students. Now, flavin adenine dinucleotide, FAD. इससे पहले हमने क्या किया था? देखिए FAD। अब हम क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ इसका स्ट्रक्चर, अब ये कोई वो नहीं है, देखिए स्ट्रक्चर जो यहाँ बना रखा है, ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना कोएंजाइम का, उसका छोटा होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के इतने बड़े नहीं होते हैं, पर ये लूजली बॉन्ड होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और ये हेल्प करेंगे। अब किस तरह? देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पोर्शन, इसीलिए बड़ा स्ट्रक्चर है ना। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो आप पढ़ चुके हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस अ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड है तो एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड है, मतलब उसके साथ फॉस्फेट वगैरह लगा होगा। हम जाते हैं पहले इसमें, देखिए ये यहाँ दिखा रखा है ना, देखिए यहाँ ये नीचे वाला जो है ये फ्लेविन वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला क्या है? एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड। क्यों? फॉस्फेट यहाँ लगा हुआ है, फ्लेविन के साथ यहाँ ये देखिए लगा हुआ है, तो इसलिए दोनों क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। जब ये लग जाए यहाँ फॉस्फेट लिंकेज, यहाँ ये नीचे लगा हुआ, ये पूरा हमारा ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है? फ्लेविन। जैसा आपको ये फ्लेविन आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे, आई एम श्योर, इससे पहले आप लोगों के उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने। नाउ this is synthesized from the 2, as you can see. ये दिख रहा है आपको यहाँ, 2 molecules of this and triphosphate from riboflavin and 2 molecules of ATP, और ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंथेसिस के बाद ये बनता है। तो इन दो चीजें अब इसमें क्या है? हमने देखा फ्लेविन का है न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा किसका है? एडेनिन का है न्यूक्लियोटाइड। थोड़ा सा ये आपको, क्योंकि ये तो कैसे दो स्ट्रक्चर ये जुड़ रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले ब्रिज थ्रू देयर फॉस्फेट के थ्रू क्या है? इनमें ब्रिजिंग है, इनमें फॉस्फेट के थ्रू ब्रिजिंग है, ये आप देख रहे होंगे। दोनों ऊपर और नीचे वाला पोर्शन किससे ब्रिज हो रहा है? 2-3 बार बनाएंगे तो बच्चों के प्रैक्टिस ये सब आ जाते हैं। इतने बड़े बड़े नेचुरल प्रोडक्ट में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, आई डोंट नो इफ दे आर इन कोर्स और नॉट, स्टिल दे बायोसिंथेसिस एटसेट्रा, देयर मस्ट बी क्लोरोफिल, हीमेन वगैरह, तो उसमें उनसे उनके कंपैरिजन में ये ऐसा नहीं है। तभी मैंने अलग से पहले ये बताया आपको न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये नीचे है फ्लेविन, किससे है ब्रिजिंग? फॉस्फेट,
तो बन गया हमारा FAD, कोएंजाइम, इंपॉर्टेंट कोएंजाइम। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट? देखिए, more positive reduction potential than NAD+, a very strong oxidizing agent। देख रहे हैं आप, और ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस कितनी इंपॉर्टेंट है। FAD dependent proteins, variety of metabolic pathways, electron transport, DNA repair, nucleotide biosynthesis, beta oxidation of fatty acid, amino acid catabolism, synthesis of other cofactors जैसे coenzyme A, CoQ जो हमने इससे पहले पढ़ी है, ये सारे जो हैं ये इसी से जो हैं कंट्रोल्ड हैं। किससे? FAD से। FAD से हमारे ये सारे कंट्रोल्ड हैं, सारे ये मैकेनिज्म जितने हैं सब ये इससे कंट्रोल्ड होते हैं, इसलिए FAD इतना। तो ये नहीं है कि एक चीज में, इतनी सारी पाथवेज में इसका यूज हो रहा है। यूज हो रहा है कैसे? एंजाइम के साथ। ये खुद में नहीं है एंजाइम, रिमेंबर दिस इज अ कोएंजाइम। Co-factors which can be metals or which can be large molecules as such, or which can be prosthetic groups which are not so large but very very tightly bound. These are large but not so tightly bound. FMN देखिए, FMN देखिए, राइबोफ्लोविन 5-फॉस्फेट। समझ गए अब आप क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दी जाती है ना, अक्सर ही लोग ले रहे हैं, आजकल भी दे रहे हैं इनफैक्ट, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट। नाउ क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस में देखिए यूज है। आपने इससे पहले देखा ना कितनी सारी चीजों में FAD, FMN इनका यूज है। A biomolecule again produced from vitamin B2 by the enzyme riboflavin kinase enzyme है, एज लगा हुआ है, तो क्या है? ये एंजाइम है। Functions as the prosthetic group of various, अब देखिए जहां ये जुड़ा होगा टाइटली वहां क्या बन जाएगा? इसी का नाम ये हो जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, है क्या? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में दोनों आए, कोएंजाइम भी, और जहां ये टाइटली बाउंड हुए, कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंड हुए, वहां इनका नाम बदल जाता है। इनको क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। और वेरियस ऑक्सीडोरिडक्टेज इंक्लूडिंग NADH डिहाइड्रोजनेस, अगेन NADH डिहाइड्रोजनेस, हाइड्रोजन को निकालेगा ये है डिहाइड्रोजनेस। ओके, एज, ये हम जो बात कर रहे हैं ये क्या है? एंजाइम। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है कौन सा लगा है? FMN। ओके, ऑक्सीडोरिडक्टेज। कोएंजाइम में ये सब आपके कोर्स में है, FMN, FAD, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी इनका करना पड़ेगा एंड विद टाइम। इसीलिए शुरू जरूरी है ना, जब ABC सीखते हैं तभी तो उससे बनाना सीखते हैं कि आप BAT बैट कैसे लिखेंगे, वही चीज है पहले। इसलिए आप सारे एंजाइम्स को पढ़ने से पहले आप सारे अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर जानेंगे, आप प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स जानेंगे, आप राइबोज ऑक्सीडी राइबोज जानेंगे, तो तब कहीं जा करके फिर आप ये सिंथेसिस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, then you can easily write these structures, then you can build these structures। तो वो जानना तो जरूरी है। Coenzyme A, which it is a what type of a coenzyme? Utilized for synthesis and oxidation of fatty acids again, and the oxidation of pyruvate in citric acid cycle। सबने पढ़ रखी है citric acid। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ अभी, मैं हम सिर्फ किसमें हैं? हम सिर्फ समझने में है कि एंजाइम है क्या। हमने फिर समझा कि एंजाइम को कौन मदद कर रहा है? अकेले एक्ट करती है? नो, दे आर हेल्प्ड। वो तो प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स है। हेल्प कौन कर रहा है? हेल्प कर रहा है उसको कोफैक्टर। कोफैक्टर किस किस्म का हो सकता है? वो कोफैक्टर जो है मेटल भी हो सकता है, या वो कोएंजाइम भी हो सकता है, या वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। टाइटली लगे हो, कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, तो क्या हो जाता है फिर? वो प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये है स्ट्रक्चर देखिए कोएंजाइम ए का। फिर आपको इसमें दिख रहा है, देखिए कोएंजाइम ए में अगेन यू हैव कम विद दिस दी शुगर्स। ये यहाँ पे जो लगी हुई है देखिए राइबोजो, ये OH लगा हुआ है ना, और अब इन शुगर से कैसे ये फॉस्फेट लगा हुआ है, फ्रॉम दिस यू कैन मेक आउट, और एसिटाइल ग्रुप ऑफ कोर्स है। सो फ्रॉम दिस यू कैन मेक आउट दैट दिस इज कोएंजाइम A, and the purines and the pyrimidine, we have done all this earlier, acetyl coenzyme A,
नाउ कमिंग टू इसमें स्ट्रक्चर और इसके क्या यूजेस होते हैं वो हमने देख लिए हैं. थायमीन, आई विल जस्ट गो ओवर इट एट द एंड ऑल्सो. एक्चुअली आपके सिलेबस में तो एट द एंड दिया है, बट आई थॉट देयर इज नो लॉजिक इन डूइंग इट एट द एंड. व्हाई? क्योंकि जब तक आप इनके फेमिलियर ना हो इनके फंक्शन से, हाउ कैन यू एंजॉय द फंक्शंस ऑफ एंजाइम, हाउ कैन यू एग्जैक्टली गेट टू नो द केमिस्ट्री बिहाइंड देम. इसलिए पहले इनको एक बार समझना जरूरी है. देन वी कैन ब्रश देम अप एट द एंड ऑफ द सिलेबस वेयर दे आर गिवन इन योर सिलेबस. दे आर सिलेबाई में आपके एंड में दिए हुए. थायमीन पायरोफॉस्फेट टीपीपी और को कार्बोक्सिलेज. अगेन थायमीन विटामिन B1 डेरिवेटिव produced by the enzyme थायमीन डाइफॉस्फोकाइनेज. अगेन एज क्या है देखिए, कॉमन नाम ये जो लगा हुआ है एज, मतलब ये एंजाइम है, इससे प्रोड्यूस होता है. इट इज अ कोफैक्टर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सिस्टम्स. It catalyzes several biochemical reactions, TPP, a coenzyme in many enzymatic reactions such as pyruvate dehydrogenase complex. तो ये स्ट्रक्चर फिर से फेमिलियर है आपके. थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये जो नीचे स्ट्रक्चर हम बना रखा है, ये किसका स्ट्रक्चर है? थायमीन पायरोफॉस्फेट. पायरो, ओके. Now, vitamin B12. अब आप कहीं, I don't know, I have this habit of, very bad habit, I think it is, of checking up the prescriptions which whenever I have anything or whenever any of my familiar ones. आप उसमें देखेंगे अक्सर आपको जो कई मल्टीविटामिन पाई जाती है उसमें कोबालामीन करके लिखा होता है. आप देखिएगा कोबालामीन. हाँ, कोबालामीन, vitamin B12, a water soluble vitamin involved in the metabolism of every cell of the human body. Co-factor in DNA synthesis, कितना important, and in both fatty acid and amino acid metabolism. तो ये देखिए एंजाइम एक नहीं है, एंजाइम अनेकों है. मददगार उसका एक नहीं है, मददगार अनेकों है. तभी तो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस चलती हैं इन सच ए ब्यूटीफुल मैनर इनसाइड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर प्लांट, एनिमल, anything. They go on. That is why I stressed to you in the first introductory lecture कि हमें समझनी इनकी खूबसूरती कैसे है, rather than कि हाथ रखे oh my god इतना complex कैसे. No, you should interestingly understand these processes, practice them कि किस तरह. जब हम उनको समझ पाएंगे तभी तो हम in the lab उस किस्म की प्रक्रियाओं को दोहरा पाएंगे. इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को करके फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी कई चीजें सिंथेसाइज हो रही हैं, हुई हैं, लगातार होती रहेंगी हैं. फ्रॉम लाइफ लेसन्स बाय दीज केमिकल रिएक्शंस. उनमें ये क्या है? विटामिन B12 कोएंजाइम, लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स विटामिन फ्लोरा प्रोड्यूसिंग. जब विटामिन B12 इंटरनली कहा जाता है आपको, इनफैक्ट दी जाती है, बल्कि कई लोग जो है जब हम लोग को दी जाती है ना बाहर की मेडिसिन, तो वो एक्ट करती है हमारे अंदर, उससे हमारा फ्लोरा अंदर का खराब हो जाता है, द गुड बैक्टीरिया. तो उसके साथ आप देखिए विटामिन B12 देते हैं. कई लोग जब एंटीबायोटिक्स देते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स है ना, बायोटिक एंटी अगेंस्ट वट एवर लिविंग थिंग इज कॉजिंग दैट प्रॉब्लम, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है दैट बैक्टीरिया थिंग दैट. तो उसके अगेंस्ट जो है automatically they destroy some of the good bacteria also. तो बैलेंस करने के लिए आप देखते होंगे जब आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है अक्सर स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई बार एक्यूट. तो आपको ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टू इंप्रूव द गुड फ्लोरा, दिस इज देयर रोल. ऑटोमेटिकली फिर एनर्जी आ जाती है. सोर्स, कंज्यूमिंग एनिमल सोर्स फूड इंक्लूडिंग मीट एटसेट्रा, मिल्क एंड एग्स. जो सोर्स होता है ना कोबालामीन का, अभी तो बहुत कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर, यू जस्ट कैन ऑब्जर्व इट एंड यू शुड नो इट्स फंक्शन, यू शुड नो इट्स इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि ये कहाँ यूज होती हैं, किस तरह हेल्प करती हैं, जो हम इससे पहले दे चुके हैं. देखिए डीएनए सिंथेसिस में फैटी एसिड, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, गुड फ्लोरा जो हमारे वहाँ है अंदर, उसमें जो है वो प्रोड्यूसिंग विटामिन ये B12 भी होती है जो उसको गुड फ्लोरा को अंदर प्रमोट करती है, जिससे सारी प्रोसेसेस सुचारू रूप से चले. लाइपोइक एसिड, थायोक्टिक भी नाम, क्योंकि थाई मतलब इसमें सल्फर होता है ना, इस वजह से. ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड डिराइव फ्रॉम कैप्राइलिक एसिड, मतलब 8 कार्बन वाला, मेड इन एनिमल्स नॉर्मली, एसेंशियल फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म. इट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड अवेलेबल एज डाइटरी सप्लीमेंट. अब आप देखेंगे ये डाइटरी इन सब. अब एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये यूज होता है ना ऐसी प्रोसेसेस के लिए, तो एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में भी कई जगह ये दिया जाता है. पर जब तभी तो कहा जा रहा है बार बार नेचुरल लीजिए, नेचुरल लीजिए. ये सारी चीजें जब नेचुरल उससे आ जाती हैं, हालांकि कुछ एक में डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्ट टू प्रोसेस, जैसा अभी हम देखेंगे. तो उस केस में
प्रॉपर ढंग से अगर मेटाबॉलिज्म अंदर नहीं हो तो फिर उस केस में सप्लीमेंट ही लेना पड़ता है। को-फैक्टर फॉर एटलीस्ट 5 एंजाइम सिस्टम्स, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, एक ही लिखा है यहाँ, तो बहुत जगह हेल्प करता है। सोर्स किडनी, हार्ट, लिवर्स, पालक, I don't know when as children or anyone in your family when they were little, उन्होंने पालक के ऊपर तो बहुत सारे ऐसे सीरियल्स भी बने थे बच्चों के. My little grandchild used to see this. Granddaughter, now she's in class 6. This, what is it, something concerning with पालक वाला कोई ऐसा बच्चों का होता था, वो देखती थी उसमें Popeye the Sailor Man or something, or the Strong Man or something of that sort, कि वो जो पालक ही खाते रहता है, ऐसा कुछ कभी आता था सीरियल. She used to be seeing it. ब्रोकली, यीस्ट, देखिए ये सारी चीजें, ब्रोकली ये उसी का प्रजाति जो हमारी फूल गोभी वगैरह होती है, जब उस टाइप का. Naturally occurring lipoic acid always covalently bond, not readily available from dietary source. मतलब ये कोफैक्टर है ना, कोवैलेंटली बॉन्ड है, तो अब इजिली नहीं मिलता. देखिए ये डाइटरी सोर्स से भी. अमाउंट ऑफ लाइपोइक एसिड प्रेजेंट इन डाइटरी सोर्सेज लो, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है. तभी कहा जाता है ना खूब पालक खाइए, हरी सब्जी खाइए, ब्रोकली, ये इस फैमिली की. एंड ऑफ कोर्स फॉर दोज पीपल हु आर हैव this non-vegetarian food, for them it is available from them, but not easily available. Despite that, balance इसका हो जाता है, ऐसा नहीं है. अगर आप एक sufficient quantity में balanced diet लें तो then there is no problem, क्योंकि इतने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है. नहीं तो वो प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर बिगड़ जाएंगी और कोई ना कोई रोग जो है वो पैदा हो जाएंगे. लाइपोइक एसिड का यहाँ स्ट्रक्चर बना रखा, देखिए कायरलिटी तो है, कायरलिटी है, देखिए आर है, ये आर लाइपोइक एसिड, और यहीं पे ये क्या है, एल लाइपोइक एसिड. आर लाइपो, अभी मैं आर एल इसमें नहीं जाऊंगी. हाँ, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन निकालने में विल बी वेस्टिंग टाइम, यू नो दिस वेरी वेल. दैट इज व्हाई अनदर रीजन आई इनिशियली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हम ये पहचाने बायोमोलिक्यूल, सारे स्टीरियोकेमिस्ट्री उसमें सब, क्योंकि ऑल आर बॉडी इज एंटायर कायरल. जो हम ले रहे हैं, ये जो एक्शन हो रहा है, अमीनो एसिड्स हैं, सब ये कायरल होते हैं. इसलिए बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री की नॉलेज जो है वो इसके लिए जरूरी होती है, इनके एक्शन के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस के लिए. अब प्रॉपर्टीज क्या है हमारी एंजाइम्स की, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंजाइम्स में? एंजाइम्स हैव अ हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी. ये नहीं कि कहीं भी रिएक्शन, सो कंट्रोल्ड, सो डिसिप्लिन्ड. एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस ट्रेमेंडसली. कैन फंक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन अंडर माइल्ड कंडीशन. Within a cell, enzymes generally lower the activation of a reaction, facilitating chemical reaction within a narrow temperature and pH range. कोई हमारी बॉडी के अंदर वो तो नहीं है ना, कितना नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, नॉर्मल pH रहता है, उसी में एक्ट करती हैं. That is the beauty of these huge, large molecules, that they are acting within normal condition, normal temperature, pressure, etc. है. Biological processes. One has so much to learn from them. Enzymes, absolute specificity. An enzyme acts upon one specific substrate. जैसे कि यहाँ दे रखा है एक एग्जाम्पल, लैक्टेज. लैक्टेज एंजाइम स्पेसिफिक फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ लैक्टोज इनटू 2 शुगर्स. लैक्टोज को ये हम तो बाहर से करते हैं ना, देखिए हाइड्रोलिसिस आपने देख पढ़ रखे हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स में मैकेनिज्म की, कैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, बॉन्ड टूटेगा, ग्लाइकोसिलेटेड, अब ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज उससे बन जाएगा क्योंकि इसी से जुड़ के बना हुआ है. पर अंदर क्या है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम इसको खुद से तोड़ देती है और ये इसी को तोड़ेगी. स्पेसिफिक, एब्सोल्यूट, glucokinase, kinase, again A is लगा. An enzyme involved in the phosphorylation of glucose, कितना important है ये, इसलिए मैंने इसका ये डाल रखा है उदाहरण. Glucose 6-phosphate, glucose the only hexose, remember hexose तो इतनी सारी है ना, 6 कार्बन वाली शुगर, लेकिन ये ग्लूकोकाइनेज में जो इसका सबस्ट्रेट होता है ना, ग्लूकोज ही होता है, कोई दूसरा नहीं बनेगा. That it is able to be its substrate. ये नहीं है कि फ्रक्टोज हो जाए, गैलेक्टोज हो जाए, नो, ओनली ग्लूकोज. अभी दिख रहा है, देखिए ये रिंग स्ट्रक्चर जो हम पढ़ चुके हैं, देखिए पायरेनोज रिंग, क्या हो गया, ग्लूकोकिनेज. एनर्जी कहां से आई, एटीपी, किसमें चेंज हुई, एडीपी. एट द सेम टाइम इसका क्या हो गया, फॉस्फोरिलेशन. कहां से आया वो फॉस्फेट ग्रुप, नेचुरली ट्राइफॉस्फेट जब डाई में चेंज होगा वहीं से तो आया ना, और ये कहां जुड़ गया,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और अगर आप जरा भी फेमिलियर हो बायोसिंथेटिक पाथवेज से तो आप देखेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द प्रिकर्सर ऑफ मेनी रिएक्शंस। तो कैसे बन हो रहा है ये, कैसे फॉस्फोरिलेट हो रहा है? ग्लूकोकाइनेज। इसलिए एंजाइम्स जो होती है बहुत स्पेसिफिक, और इस वाले को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट, टोटली स्पेसिफिक है। ये नहीं है कि इधर उधर कोई दूसरा भी जो है मैकेनिज्म, कोई दूसरा भी किस्म का सबस्ट्रेट हो जाए दूसरे भी मॉलिक्यूल में, नहीं, ये इसी में एक्ट करेगी। Group specificity. An enzyme reacts with molecules that have specific functional groups. कौन से हैं वो functional group? Aromatic structures, phosphate groups. तो किसके साथ रिएक्ट कर रही है? स्पेसिफिक। अभी हम पढ़ेंगे, इसमें हमारे कोर्स में है ये, जैसे काइमोट्रिप्सिन, ये इनएंशियल सेलेक्टिविटी होती है, इसमें काइमोट्रिप्सिन बहुत ही अच्छे से रिएक्शन होता है। ये एंजाइम है जो बहुत जरूरी है डाइजेशन में, खाना जो हमारे अंदर खाना हजम हो रहा है ना उसमें। और ये किसको हाइड्रोलाइज करेगी? प्रोटीन हम इतनी प्रोटीन खा रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, CONH बॉन्ड्स। तो पर कौन सी वाली प्रोटीन, कौन से वाले पेप्टाइड बॉन्ड? वही CONH जो कहां प्रेजेंट है? हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक साइड चेन। किस किस्म की? देखिए अमीनो एसिड में आपने अगर स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़े होंगे पहले, फिनाइल एलेनिन हमने पढ़ी है ये एरोमेटिक एसिड्स, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन। काइमोट्रिप्सिन सिर्फ कौन से वाले CONH को करेगी हाइड्रोलिसिस? जो CONH किससे जुड़ा हुआ हो? एरोमेटिक से, सिर्फ वहां। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम ऐसी होती है, अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे कि एंजाइम एक्शन किस तरह होता है, इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। क्योंकि ये एंजाइम के एक्शन के लिए ना, एंजाइम इस तरह फोल्ड होती है उनके खांचे में, एंजाइम जो है हमारी जो, तो ये ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर इस तरह है काइमोट्रिप्सिन का। तो उससे जो खांचा बना है इस एंजाइम से, उस खांचे में सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स फिट हो सकते हैं जो एरोमेटिक हो, उन्हीं के लायक है, नॉट फॉर दी अदर्स। यही यहाँ फिट होंगे और इस टर्मिनल से, यहाँ इस कोने से, एरोमेटिक वाली साइड से फिर हाइड्रोलिसिस होकर के ये छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज, सिंपलर पेप्टाइड बॉन्ड से सिंपलर अमीनो एसिड्स आर जनरेटेड। पर कौन सा कोना होना चाहिए? जो खांचे में फिट होगा। काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है, तभी ग्रुप कौन से ग्रुप होने चाहिए? एरोमेटिक ग्रुप्स। क्योंकि इस एंजाइम में खांचे ही ऐसे हैं जिसके अंदर ये फिट आ जाती हैं, बाकियों में इसमें से निकल जाएंगी। तो जब तक उसके अंदर एम्बेड नहीं होंगी, फिट नहीं होंगी, प्रॉक्सिमिटी, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, एंजाइम पास पास लाती है ना इनको, और साथ में इनमें रिएक्टिंग, तभी तो रिएक्शन होता है। तो रिएक्टिंग सबस्ट्रेट्स को, ये हमारा सबस्ट्रेट है, और जब एक तरह तक फिट हो जाएगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, तभी इसमें आगे रिएक्शन फैसिलिटेट होगा। कौन से? एसिड बेस मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोलिसिस, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि हाइड्रोलिसिस इसी से तो फैसिलिटेट होगी। तो ये छोटे छोटे पोर्शन में हाइड्रोलाइज होगी। कैसे? ग्रुप स्पेसिफिसिटी, कोर्स में हमारे काइमोट्रिप्सिन, वी विल बी डूइंग इट। ये दिखा रखा है काइमोट्रिप्सिन की ग्रुप स्पेसिफिसिटी। थोड़ा सा मैंने रखा, आई डोंट नो हाउ फार यू कैन सी दिस इमेज, आई होप ये आपको इमेज यहाँ दिख रही है। देखिए, ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है एरोमेटिक एसिड, और इसमें दिखा रखा है CO, ये NH, और इसके बगल में C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O हाइड्रोलिसिस, H2O दिखा रखा है, H2O हाइड्रोलिसिस में, तभी तो हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पे टूटेगा, पर कहाँ टूटेगा? जहां ये बड़ा सा फिट हो, कहाँ? कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, दिख नहीं रहा है बहुत? यस, कैन यू सी द स्लाइड और नॉट? यस बेटा, Now I can see. हाँ, जागृति मंडल, हाँ दिख रही है बेटा? यस मैम, यस मैम। हाँ, ये एरोमेटिक कोना दिख रहा है, इसमें एक कोना एरोमेटिक है, बाकी सब जगह देखिए एसिटिडीन लगी हुई है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कैसे इसमें एसिड बेस मैकेनिज्म होता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में दिखा रखा है, पूरा हालांकि ये पढ़ेंगे, पर मैं जस्ट इसके आपको, आई मीन आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दिस केमिस्ट्री दैट आई एम श्योर यू टू ऑल्सो, कि किस तरह ये प्रोसेसेस हो रही है। मैकेनिज्म वही है सिंपल जो आप पढ़ चुके हैं। ये N देखिए अपनी तरफ को क्या खींच लेगा, H। ये N कौन सा है? ये हमारा अमीनो एसिड है, इससे एसिड बेस मैकेनिज्म हो रहा है। H को खींच लेगा तो OH हमारा फ्री हो जाएगा, और फिर इस तरह ये, और यहाँ ये सेरीन लगी हुई है, ये सेरीन अगेन अनदर अमीनो एसिड, और ये H2 मदद करेगा। फिर ये बॉन्ड देखिए कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? ये बॉन्ड वो टूट रहा है जो कहाँ है? एरोमेटिक
अमीनो एसिड का CONH, क्योंकि ये खांचे में फिट है, इधर से उधर मॉलिक्यूल घूमेगा तब नहीं रिएक्ट होगा ना, रिएक्शन होगा। उसको कोने में एक जगह प्रोटीन को हमारे फिट होना चाहिए। कौन से कोने से फिट होगी वो, विच एंड से, ये एंजाइम में एक्टिव साइट्स बनी है वहां पे एरोमेटिक वाले एंड से फिट हो जाएगी, और उस कोने से ही CONH टूट गया तो हमारा क्या बन गया, उससे हमारा COH हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो लास्ट में यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह ये हाइड्रोलिसिस CO, यहाँ पे ये सेरीन ने मदद करी, ये हिस्टिडीन ने मदद करी, और ये हमारा टूट करके अल्टीमेटली ये बेंजीन से वाला रिंग देखे जो लगा हुआ है, ये C6H5 CH2 CNH CH3 COOH, ये एरोमेटिक एसिड अलग हो गया ना, हाइड्रोलाइज हो गए। ये हाइड्रोलिसिस में ये सब मदद कर रहे हैं, पर तभी तो मदद कर पा रहे हैं। ये जो है ये कहाँ से आए हैं अमीनो एसिड, ये सारे पार्ट हैं हमारे एंजाइम के, इनके ऊपर नाम लिखा है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। नाम ऐसे कि अमीनो एसिड इस तरह, एंजाइम इस तरह फोल्ड होती है कि उसके ये हिस्टिडीन, सेरीन, एस्पार्टीन, ये इसकी तरफ को आ जाते हैं, एक्टिव साइट बनाते हैं, और वो ही फिर एसिड बेस मैकेनिज्म से इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं बाय जनरेटिंग दिस OH नेगेटिव, और इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, कैटेलाइज हो जाता है। पर ये जो अमीनो एसिड दिखा रखे हैं ये अलग थलग से नहीं आ गए, किसमें प्रेजेंट हैं, ये उतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है हमारा काइमोट्रिप्सिन उसमें है। इनको ट्राइड भी कहते हैं, जो एक्टिंग तीन जो एक्ट करते हैं उनको ये ट्राइड करके भी कहा जाता है, दे आर वेरी एक्टिव, और वो उसको मदद कर रहे हैं इस तरह। कैसे, जब ये फंस गया कहाँ, खांचे में, किसके, काइमोट्रिप्सिन के, और ये जो दिखा रखे हैं अमीनो एसिड ये कहाँ से आए, ये काइमोट्रिप्सिन में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, उसकी एक्टिव साइट में, और ये नंबर पड़ा है, क्योंकि अनेक नंबर होते हैं ना, बहुत सारे अमीनो एसिड, तो किसी में पड़ा होगा 140, किसी में पड़ा होगा, तो 140 संख्या का है, क्योंकि उसका पूरा ऑर्डर निकल गया ना, कौन से ऑर्डर में कौन सा हमारा अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ये प्रोटीन कैसे बना हुआ है, प्रोटीन को तोड़ के C टर्मिनल और N टर्मिनल डिटर्मिनेशन करके जब उसको तोड़ते हैं तो उससे इसका स्ट्रक्चर निकल आता है, और उससे इस हमारा जो कंपाउंड जो है ये पूरा हो गया, टूट गया। पर ग्रुप कौन से ग्रुप से, कौन से अमीनो एसिड का ग्रुप, ये लगा हुआ है एरोमेटिक वाला ग्रुप। नाउ कमिंग टू एंजाइम्स, कैसे स्पेसिफिक होती है, स्टीरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी, जैसे कि एमाइलेज सलाइवा में प्रेजेंट होती है, हमारे थूक में जिसको कहते हैं, बहुत सारे इसमें एंजाइम्स होते हैं। आयुर्वेद में तो ये एंजाइम ये होते हैं ना, सुबह सुबह थूक आया, इट इज वेरी गुड दैट यू अप्लाई इट ऑल्सो, कि सुबह का जो पहला थूक होता है, तभी तो कहते हैं आप कुल्ला मत करिए उसको, ऐसे ही निकलिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। और इनफैक्ट उसको आप आई प्रॉब्लम हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी डिस्टिंक्ट अबाउट इट, बट आई हैव हर्ड अबाउट इट, आई नो अबाउट इट, कि उससे जो है आइस की डिजीज, उसको पलकों में लगाओ, आइस की डिजीज, यू कैन हिट एंड सी अबाउट इट, कि नेचुरोपैथी जो कहते हैं उसमें इसका ये ऐसा ट्रीटमेंट है। तो देखिए उसके पीछे बेसिस तो ये साइंस है ना, जिसको हम नेचुरोपैथी कहते हैं, एंड मेनी पीपल आर आर्डेंट, वो बहुत फॉलो करते हैं नेचुरोपैथी, और अब तो आजकल के सीन में और भी ज्यादा। तो उसमें एक्टिव एंजाइम्स होती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक फॉर अल्फा लिंकेजेस, मैमल्स एबल टू एफिशिएंटली यूज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बट नॉट सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्यों नहीं हम ऐसे खा पाते, जैसे हम कहते हैं ना घास पात वगैरह, ऐसी चीजें, मतलब अनकुक्ड में, रॉ में, ऐसे सेल्यूलोज जहाँ लिंकेज हो, नॉट इवन घास पात, आई वुडंट इवन से घास पात, सेल्यूलोज वाले ऐसे जैसे पेपर टाइप की ऐसी चीजें जो होती है, जो सेल्यूलोज जहाँ बीटा लिंकेज होते हैं, इसमें क्या लिंकेज है, अल्फा लिंकेज। इसीलिए स्टार्च, आलू वगैरह, ये ग्लाइकोजन, ये हम एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एमाइलेज एंजाइम जो है ये सिर्फ किसको तोड़ती है, उसमें अल्फा, बीटा की अलग होती हैं। तो एमाइलेज एंजाइम जो है वो सिर्फ अल्फा लिंकेज पे एक्ट करेगी। अब देखिए दिखा रखा है ना, अल्फा लिंकेज, इफ यू आर फेमिलियर विद कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, यू नो देयर आर, जब ये रिंग फॉर्मेशन होता है तो दो लिंकेजेस बनती हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो ये अल्फा 1,3 अल्फा 1,6, अब देखिए आपको दिख रहा है ना यहाँ से, ये दोनों के बीच की जो लिंकेज है ये किससे, एमाइलेज। स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अल्फा बीटा दो, एक डायरेक्शन में अल्फा दूसरे में बीटा, तो ये अल्फा वाले लिंकेज के ऊपर ही एक्ट करेंगी, उसी को तोड़ेंगी और डाइजेस्ट करेंगी। ये है एक यूनिट, ये है दूसरी यूनिट, एन दे रखा है यहाँ, एम दे रखा है यहाँ, ऐसे अनेकों होंगी। और इसका डाइजेशन तभी पॉसिबल है जब, अगर हम काउंट करें इसको, तो 1,3 और 1,6
alpha 1,6 or alpha 1,3, counting from this, you can see accordingly this linkage will be therefore the one which will be digested by amylase. So प्लीज रिमेंबर दिस, या बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी. शॉर्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई कई जगह तो एग्जांपल भी नहीं दिए. आई डोंट नो व्हाट इट इज इन योर बुक, आई डिडंट सी मच इन दैट द बुक यू हैव. आई हैव सजेस्टेड सर्टेन लिटरेचर आल्सो, इसमें मैं शायद डालना भूल गई हूँ, जो आपको देखनी चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में, देख सकते हैं आप. तो एंजाइम, अब एडवांटेज क्या होता है देखिए एंजाइम्स का एडवांटेज होता है दे आर नेचुरल प्रोटीन्स अवेलेबल फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस. खत्म नहीं होते हैं, नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं अंदर ही अंदर ना, रिन्यूएबल बार बार बन रहे हैं ना. मैंने बताया ना आपको, ये प्रोसेस चलती रहती है, नहीं एंजाइम खत्म बॉडी के अंदर टूट रही है तो बन भी रही है. कैटालिसिस नीड माइल्ड रिएक्शन कंडीशन, बॉडी के अंदर हीटिंग थोड़ी हो रही है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, नियर न्यूट्रल पीएच एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, उसमें ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं. बायोडिग्रेडेबल, नो वेस्ट मैनेजमेंट, इसलिए पता है इनको कॉपी, अब कई जगह आप देखेंगे कि ग्रीन केमिस्ट्री जो लोग करते हैं, मतलब कोई सिंथेसिस वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए वो लोग एंजाइम्स का यूज करने लग गए हैं. एंजाइम्स का यूज, क्योंकि ग्रीन आपको मालूम है नॉर्मल उसमें, और उस एंजाइम्स के यूज में बहुत सारी हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं जो होती हैं कंट्रोल. तो एंजाइम्स का यूज, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल, नो वेस्ट मैनेजमेंट, इससे पहले थर्ड सेम में सेकंड सेम में आप लोगों ने पढ़ा था ना, इतने सारे हमने पैलेडियम कैटालाइज, ये वो कैटालाइज रिएक्शन, बहुत सुंदर रिएक्शन से, बहुत बढ़िया रिएक्शन से, बहुत अच्छे थे, लेकिन हर एक में कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम थी वेस्ट की, क्योंकि टॉक्सिन्स बन रहे थे, कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा था जो हार्मफुल था. उनको ग्रीन करने के लिए सर्टेन मैकेनिज्म्स हम यूज कर रहे थे, और वो ग्रीन करने के लिए वो मेथड हमने उसमें एक दो पढ़े थे जो हमने कहा था ये ग्रीन मेथड्स है, क्योंकि टोटल कन्वर्जन हो रहा है. अगर हमने 1 किलो लिया है सबस्ट्रेट, उससे 1 किलो ही लगभग या 900 ग्राम हमारा प्रोडक्ट बन जा रहा है, वेस्टेज कम से कम हो रहा है, एनर्जी कम से कम यूज हो रही है, ये हमने सिंथेसिस में सब पढ़े थे. पर ये वाले तो बहुत सुंदरता से हो रहे हैं, सिस्टम के अंदर हो रहे हैं. वी नीड टू लर्न फ्रॉम लाइफ, लाइक आई ऑलवेज कीप एम्फसाइजिंग, आई विल थ्रू आउट दीज लेक्चर्स. तो बायोडिग्रेडेबल है ये. अब तो बायोडिग्रेडेबल बहुत सारी पेपर पैकेट, प्लास्टिक्स, ये सब भी कहा जा रहा है ना बायोडिग्रेडेबल, जो स्वतः ही धीरे धीरे अपने आप को नष्ट कर लें इसके, और टॉक्सिन्स ना प्रोड्यूस करें, कलेक्ट ना हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हाईली स्पेसिफिक, जैसा हमने पढ़ा. 3 मेजर टाइप ऑफ सेलेक्टिविटीज इसमें. क्या है वो सेलेक्टिविटी? कीमो सेलेक्टिविटी, एक्ट ऑन अ सिंगल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक ही टाइप. अब फंक्शनल ग्रुप देखिए बहुत सारे प्रेजेंट हैं, बहुत सारी लिंकेजेस होंगी, लेकिन एमाइलेज होगा उसमें से सिर्फ अल्फा वाले में एक्ट करेगा, बीटा को छुएगा भी नहीं. ऑटोमेटिकली सेलेक्टिविटी आ गई, कोई रिएजेंट थोड़ी डालना है, खुद से जो है बॉडी के अंदर ये सेलेक्ट कर रहा है. तो क्लीन नीट रिएक्शन, ये नहीं है कि हमको कहीं प्रोटेक्टिंग ग्रुप लग रहे हैं उसमें कि ये वाला प्रोटेक्ट हो रहा है. प्रोटेक्टिंग ग्रुप में तो देखिए थोड़ी सी केमिस्ट्री हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हमको डीप्रोटेक्ट निकालना भी तो पड़ता है लास्ट में, उसमें स्टेप्स बढ़ती हैं, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, स्वतः ही हो रही है, ये एक ही को सेलेक्ट कर रहा है, कीमो सेलेक्टिविटी. एडवांटेजेस: रीजियो सेलेक्टिविटी, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी, इनैंशियो सेलेक्टिविटी, सारी सेलेक्टिविटीज हो रही हैं हमारी ऑटोमेटिकली. एंजाइम प्रोटीन मेड अप ऑफ वाई, क्यों हो रही है सेलेक्टिविटी? बिकॉज अमीनो एसिड से बने, और हमें मालूम है ना अमीनो एसिड कायरल, एल, एस है ही नहीं, एल. ऑटोमेटिकली एंजाइम पे क्या होंगी? कायरल, क्योंकि कायरल से बननी है. बायोमोलिक्यूल्स कायरल, कायरलिटी प्रेजेंट तभी वो स्पेसिफिक भी होती हैं, क्योंकि आपको मालूम है एक जो राइट हैंड साइड में प्रोकायरलिटी अगर हुई तो एक तरफ एक्ट होगा तो एक तरफ का कंपाउंड बनेगा प्रोकायरलिटी. जहां कायरलिटी नहीं है, यहाँ ये इसके ऊपर एक्ट करेंगे तो उसको भी कायरल बनाएंगे उस सरफेस को. तो एक तरफ से काम करेंगी, दूसरी तरफ से दूसरा प्रोडक्ट बनेगा. कायरलिटी प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट, मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज्ड इन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना कायरलिटी उसमें रिकॉग्नाइज हो जाती है. तभी तो वो हमारी बताया था बहुत पहले कि
कायरलिटी रिकग्नाइज होके दूसरी जगह, दूसरे खांचे, गलत खांचे में फंस गई, तो वो दवा की जगह वो कंपाउंड जो हमारा मेडिसिन होना चाहिए था, वो मेडिसिन ना होकर के वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ टॉक्सिन. Prochiral substrate transformed into an optically active compound by action of these enzymes. Enantioselective nature, enzyme catalyzed enantioselective transformation. ये सारे advantages है, automatically selectivity हो रही है. Environmentally green, completely degraded in the environment. Auto, क्योंकि खुद हो रहे हैं ना स्वतः ये reaction. तो इसलिए environmentally कैसी processes है enzyme वाली, natural processes. Now coming to the hypothesis for catalysis. क्या hypothesis है जो है, क्या है वो hypothesis? सबसे पहले समझना तो जरूरी है जो hypothesis है, कि hypothesis मतलब किस तरह assume करा जा रहा है ये react कर रही है enzymes. तो इसमें एक चीज तो common है, hypothesis आप कुछ भी कहें, कि एंजाइम में क्या प्रेजेंट है, एक एक्टिव सबस्ट्रेट, यहाँ दे रखा है ना, एक्टिव साइट, मतलब नॉट सबस्ट्रेट, आई एम सॉरी, एक्टिव साइट. एंजाइम की एक सर्टेन साइट होती है, होने को तो असंख्य मॉलिक्यूल लगे हुए हैं उसमें, किसके, अमीनो एसिड्स के, प्रोटीन है वो, लेकिन उसमें से सर्टेन साइट्स ही होती हैं जहाँ पे रिएक्शन होता है, ये नहीं वो पूरे में. तो उन साइट्स को हम क्या कहते हैं, बाकी उसकी बाइंडिंग के काम आती है, उसको कहते हैं हम एक्टिव साइट. ये एक्टिव साइट है, इस पे सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा है, बन जाता है एंजाइम और सबस्ट्रेट का इस तरह कॉम्प्लेक्स, और उससे फिर हमारा बनेगा प्रोडक्ट. हम देखते हैं कैसे. लॉकन की थ्योरी, हाइपोथेसिस जो हम दे रहे हैं, पर याद रखिए कोई सी भी थ्योरी हो, एक्टिव साइट हमें याद रखनी है. ये 1894 में एमाइल फिशर ने लॉकन की थ्योरी प्रपोज करी कि एंजाइम्स के ऐसा साइज होता है कि वो एक सर्टेन टाइप के मॉलिक्यूल के ऊपर ही एक्ट करती हैं. जैसा इससे पहले हमने कहाँ देखा, देखिए हमने देखा, आपको क्या किसका एग्जांपल दिया था मैंने, काइमोट्रिप्सिन का दिया था. तो उसमें देखिए कैसे फिट हो रहा है वहां पे वो बड़ा मॉलिक्यूल, एरोमेटिक जो है एंड, लॉकन की थ्योरी, बाकी नहीं फिट हो रहे हैं. तो एवरी लॉक साइज जो वहां पे है, एंजाइम इतने कॉम्प्लेक्स है, तब भी देखिए एक सर्टेन साइट है जहां पे वही सबस्ट्रेट फिट होंगे जो उसमें आ पाते हैं, अदरवाइज वो उसमें से निकल जाएंगे, तभी ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में. अब ये लॉकन की थ्योरी तो स्पेसिफिसिटी तो बता देती है, लेकिन स्टेबलाइजेशन के बारे में ये ज्यादा बता नहीं पाती है, इसलिए हेल्प लेनी पड़ती है आगे और मेथड्स की इसमें, और हाइपोथेसिस की इसमें. तो लॉकन की थ्योरी जैसे जो बता रही थी, जैसे देखिए एक्टिव साइट सबस्ट्रेट, आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री मैं पहले दिखा चुकी हूँ कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री शेप होता है ना, ये फिट हो रहा है देखिए यहाँ, ऐसी तो खांचा है जो हम पहले ड्रग्स में पढ़ चुके हैं. ड्रग डिजाइनिंग इसी बेसिस पर होती है, देखने को कि जिस जिस तरफ खराबी है, क्या उस तरफ वाली चीज में वो फिट होगी, वो दवा वो एक्ट करेगी, उसी टाइप से बनाई जाती है, किस हिस्से में उसको एक्ट करना है. तभी तो ये बायो मॉडलिंग करना जरूरी है, इसी से जानकारी मिलती है ना. वहां फिट होगी तभी ये दवा की तरह एक्ट करेगी, अदरवाइज इट विल पास आउट ऑफ द सिस्टम एज अ टॉक्सिन, निकल जाएगी. पहली चीज नहीं निकलेगी, हो सकता है ये कहीं और लग जाए, कहीं और लग जाए, वो दवा की तरह नहीं होगी, फिर वो जहर होगा, बिकॉज उसका जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, इट विल बी एक्टिंग लाइक अ टॉक्सिन. सो इट इज नेसेसरी टू नो the mechanism of this, or rather we can say the hypothesis behind this reactions which take place within enzyme, कि ये कैसे होते हैं, किस तरह से facilitate होते हैं. तो हम आए इसमें से इंड्यूस फिट, क्योंकि उसमें कमियां हैं, वो सबस्ट्रेट के स्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा बता नहीं पाया, किस तरह से उसमें फंस करके स्टेबलाइज होते हैं. तो कॉशलैंड ने 1958 में ये थ्योरी दी, क्या दी वो, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस. इंड्यूस फिट कैसे, एंजाइम होते हैं, इतने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, फोल्डेड होते हैं, इतने अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो जब उनके ऊपर अटैक करता है कोई भी सबस्ट्रेट, मान लीजिए कोई दूसरी कोई प्रोटीन है जिसको डाइजेस्ट करना है, एंजाइम के ऊपर बैठ रही है, तो एंजाइम इस तरह अपने को फोल्ड करके अपना शेप चेंज करती है, अकोमोडेट करती है उस सबस्ट्रेट को. और अगर एक ना हो कि वो सबस्ट्रेट दो हो, तो दोनों को अकोमोडेट करके अपने अंदर उनको पास पास ले आती है, प्रॉक्सिमिटी, जिससे रिएक्शन जब पास होंगे, दूर दूर में थोड़ी कोलिजन होंगे, पास होंगे तभी रिएक्शन होंगे. तो एंजाइम चेंजेस फ्रॉम अ लो कैटालिटिक फॉर्म टू अ हाई कैटालिटिक फॉर्म. हाउ? बाय कन्फर्मेशनल चेंज. कन्फर्मेशनल मतलब जो आप पढ़ चुके हैं, जैसे कन्फर्मेशन क्या होता है, कन्फर्मेशन में सिंपली कार्बन बॉन्ड, कार्बन जो है वो इस तरह तोड़ मरोड़ करके, आपको मालूम है ना आकार, तभी तो बोट शेप, चेयर शेप, साइक्लोहेक्सेन हो जाता है, ना कि प्लेनर.
जिससे वो कम से कम एक्लिप्सिंग हो पाए उस मॉलिक्यूल में। इस तरह आड़ा तिरछा लगते हैं सारे एक्सियल बॉन्ड, एक नीचे तो अगला ऊपर, वही चीज इसमें हो रही है। कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है, ये नहीं कोई ग्रुप्स बदल रहे हैं, कोई अमीनो एसिड्स बदल रहे हैं, नो, सिर्फ शेप बदल रहा है, शेप। जैसे कन्फर्मेशन बोर्ड चेयर फॉर्म का अकोमोडेट करने के लिए कि लोएस्ट लेवल एनर्जी वाला सीन हो जाए, हाई लेवल ना रहे, इंटरेक्शंस ऐसे ना हो जो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाए, वही चीज है। इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट। तो देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना लॉक एंड की, उसमें तो रिजिडिटी थी, रिजिड ना, अब हम कह रहे हैं रिजिड नहीं होती है, ये कैसे होती है, फ्लेक्सिबल, अपने आप को एडजस्ट करती है, जिससे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उसके अंदर आराम से जो है सेटल हो जाए, और सेटल होके फ्रीज हो जाए। फ्रीज होके वहां पे एक से ज्यादा अगर दो सबस्ट्रेट हो या कोई और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हो या साथ में जो अमीनो एसिड्स रिएक्ट कर रहे हो उसके पास पास आ जाए, प्रॉक्सिमिटी हो जाए बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द सबस्ट्रेट, सो दैट रिएक्शंस कैन टेक प्लेस इजीली। तो वो अकोमोडेटिंग होता है, नॉट स्ट्रिक्ट, इट इज लाइक अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, इट इज रूल्स हैं लेकिन अकोमोडेटिंग, सुविधा वाले रूल हैं, जिससे कि आगे को प्रक्रिया चलती रहे, नॉट रिजिड लाइक इट इज इन दैट लॉक एंड की थ्योरी। जहां दिक्कत हो वहां तो दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ दिक्कत नहीं होगी इंड्यूस फिट के हिसाब से, ये इजिली एडजस्ट कर पाएगा एंजाइम किसको, अपने अंदर रिएक्टिंग सबस्ट्रेट को। इससे ट्रांजिशन स्टेट का भी स्टेबलाइजेशन होगा, एनर्जी कम होगी तो नेचुरली ट्रांजिशन स्टेट जो है वो भी स्टेबलाइज होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनने से पहले कोई ना कोई बॉन्ड्स के थ्रू ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगा ना, तभी तो आगे जाके प्रोडक्ट बनेगा। नाउ हियर वी आर कंपेयरिंग द टू, व्हाट आर दीज टू, सी सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, दिख रहा है आपको यहाँ, ये पहला ये सबस्ट्रेट एंटर कर रहा है, ये एक्टिव साइट दिखा रखी है एंजाइम में, एक्टिव साइट में ये एंटर करा, देखिए ये आया इधर, जब ये आया तो एकदम फिट सा नहीं हो रहा था, एंजाइम ने थोड़ा सा अपना शेप बदला, ऐसे शेप बदला, तो उसके बाद देखिए ये इससे बन गया, धीरे धीरे बनने लग गया एंजाइम प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट से क्या बनेगा, ये देख रहे हैं, ये तो दोनों हरे थे ना, एक का शेप इस तरह है, एक का ही, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं पर साथ में एब्जॉर्ब हो गए, यहाँ इसके ऊपर बैठ गए यहाँ सतह पे, ये इसमें ऐसे चेंजेस हुए, इसका शेप बदला, शेप बदला, इसके अंदर ये अच्छे से सेटल होके जो रिएक्टिंग आपस में रिएक्शन जो होना था वो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो करके धीरे धीरे ये क्या बदलने लग गया इसमें प्रोडक्ट, और फिर एंजाइम ने, क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट है ना, इटसेल्फ नॉट पार्टिसिपेटिंग, इससे ये प्रोडक्ट फ्री होके बाहर निकल गए। जैसा अभी हम पढ़ेंगे काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, उसमें यही मैकेनिज्म होता है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इस तरह फिट होके बीच में से फिट टूट करके बना देते हैं सिंपल प्रोडक्ट्स या मॉलिक्यूल। तो ये कौन सा था, इंड्यूस फिट, शेप बदल रहा है ना, देखिए ये था ऐसा शेप, अभी देखिए इस तरह यहाँ ऐसे ये था ना लगा हुआ, अब ये थोड़ा सा खिसक गया, जिससे ये दोनों आराम से एब्जॉर्ब हो पाए, इसके ऊपर पास पास आ जाए, आकर के धीरे धीरे प्रोडक्ट में बदल लगे, आखिर में कंप्लीटली रिएक्शन कंप्लीट हुआ कई मैकेनिज्म्स के थ्रू, एसिड बेस कैटालिसिस एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं आपको अभी इसके बाद बताऊंगी जो, और प्रोडक्ट इसमें से निकल गया, एंजाइम में से बन गया। अभी कंपैरिजन है, देखिए किसमें, ये लॉक एंड की है जो पहला दिखा रखा, नो चेंज इन शेप, ओके, लॉक एंड की थ्योरी, एंड दिस इज द इंड्यूस फिट। यहाँ देखिए चेंज हो रहा है नीचे, आप देख रहे हैं ये इस तरह से, क्योंकि इसमें ऐसा खांचा निकला है ना, तो इस तरह से चेंज हो रहा है ये शेप, तो ये है हमारी इंड्यूस फिट, ये है लॉक एंड की रिजिड, और ये है इंड्यूस फिट hypothesis. Both are there, suggestions for both are there, with the induced fit hypothesis working at many places and the lock and key model working at some place. But the induced fit, where conformational changes are there, it is a more welcome approach towards enzyme activity. Substrate entering active site of enzyme substrate complex is formed, changes shape slightly, product leaving the, what I told you earlier, it leaves the active site, catalysis by approximation, and proximity and orientation effect. Close आ जाएंगे ना, पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे इंड्यूस फिट में, यूनिफॉर्म बाइंडिंग होगी दोनों। अब देखिए इसमें डिफरेंशियल बाइंडिंग भी होगी और इसमें यूनिफॉर्म बाइंडिंग भी होगी। यूनिफॉर्म बाइंडिंग में स्ट्रॉन्ग सबस्ट्रेट बाइंडिंग, डिफरेंशियल बाइंडिंग में स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल कब होगी, पहले तो सबस्ट्रेट बाइंड होगा
उसके बाद क्या बाइंड होगा, ट्रांजिशन स्टेट, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल बाइंडिंग। यूनिफॉर्म बाइंडिंग इंक्रीजेस बोथ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट बाइंडिंग एफिनिटी, जिससे वो ट्रांजिशन स्टेट में बाइंड हो, तभी तो जब यूनिफॉर्मली पहले शुरू में बंधे। डिफरेंशियल बाइंडिंग कब होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनने में, दोनों एंजाइम्स यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली बाइंडिंग होगी तो एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन की कम, पास पास आ जाएंगे ना, प्रॉक्सिमिटी हो जाएगी। डिफरेंशियल बाइंडिंग कैरीड आउट बाय इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म, the substrate first binds weakly and then of course shape change करके strong conformational changes से strong इसमें binding हो जाती है। Now I think चलिए अभी इसके बाद करेंगे हम strategies, okay? So remain there, MSc. Now let us see हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। 33, अरे 33 ही बच्चे हैं भाई। Now today we went over all these mechanisms where we understood as to how our enzyme action that takes place, कैसे होता है ये एक्शन, हम ये समझे, कैसे समझे हम ये एक्शन, ये हम ऐसे समझे कि पहले तो एंजाइम होती क्या है, प्रोटीन्स होती हैं, फिर उसके बाद कैसे समझे कि प्रोटीन्स होती है कैसे स्पेसिफिक होती है, फिर स्पेसिफिक होती है तो इसमें कौन से बायोमोलिक्यूल्स, को एंजाइम, को फैक्टर जो को एंजाइम भी हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं, इनके विषय में समझा, ये कैसे मदद करती है एंजाइम की, उसके पीछे हाइपोथेसिस क्या है, हमने इसको समझा, उससे कैसे प्रोडक्ट बनने में सुविधा होगी ये समझा, और इंपॉर्टेंट समझी हमने कोफैक्टर्स की, कोफैक्टर्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की भी और साथ में कोएंजाइम्स की भी, कुछ एक के हमने स्ट्रक्चर्स देखे और ये देखा वो कहाँ रिएक्ट करती हैं, कौन से एंजाइम्स के साथ वो उनको फैसिलिटेट करती हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं विद इन आवर